गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो शनाया रहती है उसके वालिद मतलब मिस्टर ओबरॉय अब मर चुके रहते हैं और अब जो शनाया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी रहती है। दूसरी तरफ जो महर रहती है उसके फैमिली वालों को ये बात पता चल चुकी रहती है कि जो महर है वो एक्चुअल में प्यार करती है शनाया से और वो शनाया के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, जिसके लिए उसकी फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। उसके अम्मी अब्बू एग्री नहीं थे और उसके अम्मी अब्बू को भी ये डर लगता था कि कौम में किसी को भी पता चल गया तो बस बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और प्रॉब्लम्स अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सबको किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स थी। पर जब जो हमारी महर रहती है वो शनाया को समझाती है और कहती है कि बिज़नेस को हैंड ओवर लेने की अब तुम्हारी बारी आ गई है। तो जब वो हैंड ओवर लेने जाते हैं तभी वो लोग फ़ायदा उठाते हैं सबके सब। मिस्टर ओबरॉय नहीं है तो अब सब कोई कंपनी को हड़पना चाहता था और कंपनी पे अपना रूल करना चाहता था। और ऐसा ही होता है। मिस्टर शेरगिल करके एक इन्वेस्टर्स रहता है, वो बिल्कुल शनाया के ऊपर ओवर रूल करना चाहता था और वहाँ पे वो कंपनीज को भी भड़का देता है। और शेरगिल का बंदा ही रहता है रोहित, जो रोहित उन्हें वो सारी मतलब लेस्बियन पिक होती है उन दोनों की, मतलब दो लड़कियां एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुई थी, वो सारी पिक्स को भी वो वायरल करके इस तरीके से सबको अपने अगेंस्ट करवा देता है, उन शनाया के अगेंस्ट करवा देता है और सबको अपने फेवर में कराता है। उसके बाद वो ये बोलता है कि अगर सबके सब ये डिसाइड कर लेते हैं कि बोर्ड रिजोल्यूशन में अगर मुझे ही सीईओ कंसिडर किया गया तो मतलब मैं ही बनूंगा और ये कंपनी अब मेरे रूल्ड होगी। अब उसके आगे वहाँ पर जो अलीशा रहती है, जब उसे ये पता चलता है तो अलीशा भागते हुए जाती है पर कोई भी किसी को नहीं मिलता है और उस दिन कंपनी का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका रहता है। शनाया को जैसे ही पता चलता है कि नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग्स है और वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे बोर्ड मीटिंग्स रहती है तो अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा रहता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, तो इसलिए वो बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाती है और स्ट्रैटेजी बनाने पे लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। वो हर एक एक कंपनीज के हर एक एक बंदे को बुलाती है, एचआर मैनेजर्स को बुलाती है, आईटी मैनेजर्स को बुलाती है और जितना हो सकता है वो सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करती है और उसके ऊपर पूरा का पूरा वो काम करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। वो अपना पूरा 100% काम करने में लगी रहती है। यहाँ पर जो आईटी मैनेजर्स रहते हैं वो उसको इंफॉर्मेशंस देते हैं, वहाँ पर फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, सब कुछ कर रही रहती है। यहाँ पर जो महर रहती है वो भी शनाया के साथ काम करने पे पूरा लग जाते हैं और दोनों मिलकर बहुत काम करने लग जाती हैं। महर और शनाया मिलके बहुत सारी प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं और चीज़ें कर रहे रहते हैं। पर महर को यहाँ पर समझ में आ जाती है कि अगर ये प्रेजेंटेशंस कितनी भी अच्छे तरीके से दोगे तो भी कुछ होगा नहीं। इसलिए वो ना बहुत ध्यान से शनाया के साथ रहती है। शनाया उस दिन अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और उस समय उसे अलीशा भी मिलती है, मिलने की कोशिश करती है पर अलीशा भी नहीं मिल पाती क्योंकि उस दिन शनाया ने सीधे स्ट्रिक्टली कह दिया था कि उसे किसी से भी मिलना नहीं है और बहुत कम टाइम था, एक दिन और 1 से 1.5 दिन में वो कैसे करेगी। वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक काम करती है, पूरी रात वो इसी तरीके से बीत जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे शनाया भी टूट सी गई थी। शनाया अपने आप ने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो सारे इन्वेस्टर्स से मिलती है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर कोई भी इन्वेस्टर्स कन्विंस होने के लिए तैयार ही नहीं था। वो क्यों अपना दाव एक ऐसी लड़की पे लगाएंगे जो लड़की बिजनेस के मामले में अभी फ्रेशर है और मिस्टर शेरगिल जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान रहता है, सब कोई उसी के साथ इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पारा अलग होता है। शनाया काफ़ी टूट सी जाती है, तब वो टूटते हुए रोने लग जाती है और उसने वो महर के सामने रोते हुए कहती है, हमने कहा था कि हम अपने मैंने कहा था मेरे डैड से कि मैं इस बिज़नेस को कोई और लेवल पे लेके जाऊंगी, लेकिन डैड की जाने के बाद तो यहाँ का माहौल ही कुछ चेंज हो गया। तभी महर उसकी तरफ बोलती है, अभी कुछ भी नहीं बदला है, अभी भी डोर तुम्हारे ऊपर है। जैसा जैसा मैं कहती हूँ अगर तुम वैसा वैसा करोगी तो चीज़ें ठीक हो सकती है। तो वो कहती है कि क्या करना है, तो वो कहती है कि ये कुछ मैंने डॉक्यूमेंटेशंस बनाए हैं, इसका प्रिंट आउट्स बोला है मैंने यहाँ के ऑफिस बॉय को, सारी फाइल्स एक एक इन्वेस्टर्स को दो और उनको बोलो
कि ये आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने ये सारी चीज़ें इस लेवल पे इंटरेस्टेड है और ये सब चीज़ें उनको दे दो, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे और बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन में तुम्हें सीईओ किया जाएगा और तुम ही इस कंपनी को आके हैंड ओवर करोगी। तो वो कहते हैं ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट में? तो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? तो तभी शनाया कहती है कि हाँ महर, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, सब कुछ है। तो कहती बस जितना मैं बोल रही हूँ करो, मुझे पता था आज नहीं तो ये कल होने ही वाला है, इसलिए मैंने ये पहले से ही सब कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, तुम बस जाओ और ये सारी चीज़ें देकर आओ। और शनाया ऐसे ही करती है। शनाया वो डॉक्यूमेंटेशन वो खुद तो पढ़ती नहीं है, उतना टाइम भी नहीं रहता है और वो सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वेस्टर्स को तक पहुँचा देती है। इन्वेस्टर वो एक एक फाइल का एक एक चीज़ पन्ना बहुत अच्छे से पढ़ रहे रहते हैं और काफ़ी डिटेल्स में। यहाँ पर जो शनाया होती है वो इन सब चीज़ों में लगती है। अलीशा थोड़ी देर में ही शनाया के पास आती है और कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं? शनाया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ अलीशा, मेरी कंपनी मेरे हाथ से जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहती है महर कहाँ है, महर खान कहाँ है? तो वो कहती है तू इतना हड़बड़ाते हुए भागते हुए क्यों आ रही है? तो वो कहती है महर कहाँ है? तो वो कहती है कि वो एक्चुअल में कुछ काम से बाहर गई हैं, वो मुझे बोल कर गई हैं कि तुम टेंशन मत लो, कंपनी किसी का पास भी नहीं जाएगी, और वो बस इतना बोल कर गई है। तो वो कहती है कंपनी किसी और के ऊपर हो ही नहीं सकती है, महर महर तुम्हारी कंपनी को बचा देगी। तो वो कहती है कि हाँ बट तुम बार बार तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि महर मेरी कंपनी को बचा देगी? कहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे मैं देखती हूँ। अच्छा सुनो, तुम मुझे पहले पानी ला कर दो, मैं थक गई हूँ भागते हुए आते, और मुझे तुम्हें इतना सब कुछ बताना है कि मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में वो उसे पानी वानी पिलाती है और थोड़ी देर के बाद ही जब वो रिलैक्स होती है और रिलैक्स होने के बाद वो उसे कुछ बताने ही वाली रहती है, तभी वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स की मीटिंग में महर खान नहीं आती है और वो जैसे बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में सब कुछ बताती है और इस तरीके से जो वो बताती है, तो वहाँ पे शेरगिल जो रहता है, मिस्टर शेरगिल, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। उसे पता रहता है कि सब लोग मुझे देंगे। वो अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता है और बोलता है कि इस तरीके से आप लोग मुझे दो, वोटिंग्स मेरे अंडर्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हर चीज़ के लिए कहता है। यहाँ पर जो शनाया रहती है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ जाता है। शनाया सिर्फ वो 3 लाइन बोलती है और वो ये रहती है कि मैंने आपको ऑलरेडी सारी फाइल्स और सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है और आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स हैं। बाकी जो डिसीजंस लेना है आप खुद ले सकते हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और स्मार्ट हैं। आप अपना इंटरेस्ट को देखकर और कंपनी के इंटरेस्ट को देखकर ही ये चीज़ लेंगे, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। जैसी वो ये बात ख़त्म करती है और थोड़ी देर के बाद जो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो सोचने लगते हैं। फिर वो एकदम से कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि मैम हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। मिस्टर शेरगिल यहाँ से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है हाउ डेयर यू, तुम लोग मुझे डिच कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तभी वहाँ से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बंदा रहता है, वो खड़ा होकर बोलता है तुम्हारी स्कीम्स और इनकी स्कीम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हो, बट ये कंपनी हमारा फ़ायदा भी देख रही है। हमारी जो छोटी छोटी कंपनी है जिनके साथ इन्होंने कोलैप्स किया है, उस कंपनी का भी इंटरेस्ट ये लोग देख रहे हैं। तुमने तो सिर्फ अपनी कंपनी का इंटरेस्ट बता दिया, तुमने हमारे बारे में तो सोचा तक नहीं। बट यहाँ पर शनाया मैम हमारे इंटरेस्ट के साथ देख रही है और आपको ये भी पता है कि शनाया मैम के साथ कोलैब करने वाली एक कंपनी है और अगर वो कंपनी इनके साथ कोलैब कर लेगी ना, तो उसके बाद आप जैसे लोगों की या मेरे जैसे लोगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वो यहाँ पर इन्वेस्ट तब करेगी जब हम जैसे सारे लोग इनकी बात को मानेंगे। तो यहाँ पे शनाया काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। उसे भी कुछ पता तो रहता नहीं है उस पेपर के डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा रहता है, क्योंकि वो तैयार करने वाली तो महर खान रहती है और मिस खान अगर ये चीज़ बोल कर गई है तो
शनाया तो उस पर ट्रस्ट कर देती है। थोड़ी देर के बाद पूरे के पूरे ऑफिस में ये चीज़ लॉन्च हो जाती है कि यहाँ की नई सीईओ और कोई नहीं, शनाया ओबरॉय है और शनाया ओबरॉय ही रहेंगी। ये बात जैसे ही करती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा झटका रोहित को लगता है। रोहित सीधे सीधे चिल्लाने लगता है, ऐसा है, ये है, वो है। पर वो रोहित तो सिर्फ वहाँ का एम्प्लॉय होता है। तब रोहित वहाँ का एम्प्लॉय होता है और उसे इतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए पड़ रहा रहता है क्योंकि उसी ने जाकर मिस्टर शेरगिल को सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है शनाया के अगेंस्ट, और ये बताया रहता है कि शनाया और मेहर का अफेयर भी चल रहा है और उसी ने वो पिक डिस्क्लोज करी रहती है। इसलिए जब पूरी कंपनी को उसके अगेंस्ट करना रहता है तो वो रोहित का साथ लेता है मिस्टर शेरगिल। मिस्टर शेरगिल ये डिसाइड करता है कि मैं इस तरीके से काम करूँगा। रोहित को अपने साथ लेकर वो बोलते हैं कि अगर मैं कंपनी में अगर सीईओ बन गया तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हें परसेंटेज भी दूंगा और तुम्हें 10% 12% कमीशन भी दूंगा। इस तरीके से जब रोहित को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए रोहित वहां पर जाके सबको भड़काना स्टार्ट कर देता है। और जब रोहित को पता चलता है कि एक्चुअल में जो सीईओ है वो और कोई नहीं शनाया है, तो वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ रहती है कि शनाया कैसे बन सकती है, क्योंकि उसके हाथ से चीज़ें जाने लगती है और वो थोड़ा सा सबको अगेंस्ट करने लगता है, यहाँ से भड़काने लगता है, चीज़ें होने लगती है और बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब होने लगती है। और तभी वहाँ पर शनाया बोलती है, रोहित तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा है? अगर तुम्हें मेरी कंपनी में रहना है तो रह सकते हो, यहाँ से निकल जा सकते हो। तभी वो कहता है, ये कंपनी को आप धोखे से हड़प रही हैं, ये कंपनी में मिस्टर शेरगिल का हक है। मिस्टर शेरगिल यही चीज़ है, तुमने और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने धोखे से ये सारी चीज़ें ली है। तुम लोग सिर्फ हम पे रूल करना चाहते हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ तक किस तरीके से पहुंची है ये बात तुम भी जानते हो। तो इस तरीके से वो बहुत जम के चिल्लाने लगता है। तभी शनाया वहाँ नीचे जाती है और उसे बहुत जम के चिल्लाती है। थोड़ी देर में ही वो उसको फायर ही करने वाली होती है, पर वहाँ पर एकदम से अलीशा कहती है कि शनाया इसे फायर करो और निकालो। तो तभी वहाँ से रोहित कहता है, मैं नहीं निकलूंगा क्योंकि मुझे इस कंपनी में रहना है और ये कंपनी तुम्हारी है ही नहीं, मिस्टर शेरगिल है। वहाँ पर मिस्टर शेरगिल भी आ जाते हैं और वो आकर चिल्लाने लगते हैं कि यस, ये सब धोखे से हो रहा है, तुम लोग एम्प्लॉयज हो। वहाँ पर पूरे इन्वेस्टर्स रहते हैं, सब कोई खड़ा रहता है, वो सबको चिल्ला के बोलते हैं, समझो ये लोग अलग माइंडसेट से चल रहे हैं, चीज़ें अलग हो रही है, ये सब धोखा दे रहे हैं, इन लोगों ने धोखे से काम कर रहे हैं। वहां पर ये दोनों आग बबूला हो रहे रहते हैं। तभी शनाया ये सब चीजें देख रही रहती है और वहां के सारे इन्वेस्टर्स ये सारी चीजें देख रहे रहते हैं। तभी वहां पे कुछ इन्वेस्टर्स खड़े होकर ये बोलते हैं कि अरे आप लोग क्या बोले जा रहे हो, कंपनी के कुछ रूल्स हैं, अगर आपने वो फाइल पढ़ी होगी तो मिस्टर शेरगिल आपको तब पता चलेगी। तभी वो फाइल लेकर आते हैं जो प्रपोजल एक्चुअली में शनाया ने रखा रहता है सबके सामने बोर्ड मीटिंग्स के रिजोल्यूशन में। जैसे वो ये चीज पढ़ते हैं तो वो पढ़ के वो बोलने लगा, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये सब गलत है, ये बंदी सिर्फ आप लोगों को भड़का रही है, धोखा दे रही है और ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ है ये टीम। तभी वो एकदम से टर्न होता है और शनाया की तरफ देख के आता है, जो प्रपोजल तुम दे रही हो उसके बारे में भी तुम्हें कुछ अंदाजा है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। और यहाँ पे शनाया को तो इस प्रपोजल के बारे में कुछ नहीं रहता है। मिस्टर शेरगिल इतने ज्यादा गुस्से में ही रहता है। थोड़ी देर में ही सबके सब एकदम चुप हो जाते हैं। तभी वहां से रोहित चला के बोलता है कि अरे इनकी गर्लफ्रेंड को बुलाओ ना, वो भी कहाँ चली गई है, वो तो गायब हो चुकी है, वो सबसे पहले गायब हुई है। तो तभी शनाया जो होती है वो कहती है कि वो कुछ काम से गई है, वो आ जाएंगी। तो वो कहता है वो क्यों आएगी, ये प्रपोजल किसने बना कर दिया है। तभी शनाया कहती है कि ये मेहर ने बनाई है ये प्रपोजल। तो कहते तो मेहर कहाँ है, मेहर प्रपोजल सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करके चली गई है। उतनी देर में ही अलीशा वहां पर आकर बोलती है कि तुम जानते भी हो तुम क्या बोले जा रहे हो और शनाया के ऊपर चढ़ना बंद करो। कंपनी का माहौल बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने वाला हो जाता है। बट उस माहौल में, संगीन माहौल में, एक गाड़ियों का काफिला रुकता है और उस पूरे गाड़ियों का काफिला में से एक लेडी उतरती है जो मुस्लिम ड्रेस वेयर की रहती है और वहां पर पूरे के पूरे लोग
दुबई शेख्स की तरीके से दिख रहे रहते हैं, वो सब आते हैं वहां पर। एकदम से आके चिल्लाती है वहां पर शनाया ओबरॉय। तो सब लोगों की जो लड़ाई होती है वो सब शांत में जाती है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं शनाया के ऊपर। तभी वो लड़की आके चिल्ला के होती, हाउ डेयर यू। तो तभी शनाया पूरे ऑफिस के सामने खड़े होके बोलती है, सॉरी मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो कहती है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी बेटी को अपने ही प्यार में फंसा दिया कि वो अब हमसे बगावत करने पर आ गई है, वो जिहाद करने के लिए तैयार हो गई है तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते तुमने मेरी बेटी को अपने चीज़ों पे फंसाया कैसे। तभी वहाँ पर अलीशा बीच में आके बोलती है, सॉरी मैम, एक्चुअली शनाया को पता भी नहीं है, उसे कुछ भी इस बारे में पता ही नहीं है। तभी वहाँ पर वो लेडी जो रहती है वो एकदम से हाथ उठाती है शनाया के ऊपर थप्पड़ मारने के लिए। पर जैसी वो थप्पड़ मार रही रहती है, एक हाथ बीच में आता है और उस चीज़ को रोकता है, और वो हाथ को वो नीचे करती है और कहती है, अम्मी आप ये नहीं कर सकती हैं, जानते हैं हम आपकी नवाजी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बेगम को कुछ भी बोलेंगी। और वो सामने खड़े होने वाली और कोई नहीं, वो मेहर खान होती है। तभी शनाया एकदम से देख के बोलती है, अम्मी मेहर। तो तभी अलीशा कहती है, यही तो बता रही थी शनाया, मोस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है मेहर खान, दुबई की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपकी मेहर खान। दुबई हो गई, कतार हो गई, इनका पूरा इस्लामिक में पूरा देशों भर में इनका बिजनेस है। और इनका बिजनेस सिर्फ एक नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट है ये। इनकी सबसे बड़ी आईटी फर्म है। दूसरी चीज, इनका बिजनेस यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में भी है। और आपको ये भी नहीं पता है शनाया कि आपकी खुद की मेहर खान दुनिया की सबसे बिगेस्ट और सबसे बड़ी बिगेस्ट आइकॉन है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी खुद की इंडस्ट्रीज एट द एज ऑफ 23 में स्टैब्लिश करी, और आज वो कंपनी की सबसे बड़ी ओनर हैं, जो अपने बलबूते पे जानी जाती हैं। और फैमिली बिजनेस तो अलग ही है उनका। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में जो सबसे ज़्यादा पकड़ है आईटी सेक्टर की, और आईटी सेक्टर के अलावा हॉस्पिटैलिटी की, सारे बिजनेस को जो जिसने हैंड ओवर किया है वो और कोई नहीं, वो मेहर खान है। और ये बात अलीशा सबके सामने बोलती है। और तभी उसकी अम्मी कहती हैं, मेरी बेटी को तुम जैसे टुच्चे लोगों ने गलत किया है। तभी वो कहती हैं, अम्मी हमने कहा ना हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, हमारी बेगम से बात करने से पहले आपको हमसे बात करनी चाहिए। शनाया की तरफ देखने से पहले आप हमसे बात करिए। तभी वहाँ से बोलते हैं, क्या आप अब इतनी बड़ी हो गई कि आप अपने वालिद के सामने इस तरीके से बात करेंगी मेहर। तो वो कहते हैं, अब्बू गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर जिस तरीके से आप हमारी बेगम के साथ इस तरीके से बात करेंगे जिसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं आपको। अम्मी को कहिए कि हमारी बेगम से थोड़ी तहजीब से बात करें, हमारी बेगम कोई ऐरी गैरी नहीं है, वो हमारी बेगम है। और जहाँ हमारी बेगम की बारी आएगी तब हमें अगर दुनिया से लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बैठ के भी कुछ बातों का मसला निकल सकता है, बट अगर आप चाहें तो, लेकिन जिस तरीके से आप हमारी बेगम के पीछे बात बोलेंगे वो गुस्ताखी हम माफ़ नहीं करेंगे। आप हमारी एक लौती बेटी हैं, इतना बड़ा कारोबार आप ही के लिए रखा है, आप इतनी बड़ी नवाबजादी हैं और आप सिर्फ एक लड़की से करना चाहेंगे। हमने तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देख के रखे हैं, उसके अब्बू कहते हैं।
तो वो कहती हैं कि हाँ, हम जानते हैं आपने हमारे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते देख के रखे हैं, लेकिन हमारा हमारा धर्म तो हमें प्यार करने की इजाज़त देता है। हमारा धर्म हमें लव मैरिज अलाउ करता है, और जब मैं अपनी शादी के लिए खुशी नहीं हूँ, जब मैं 3 बार कबूल बोलना ही नहीं चाहती हूँ लड़कों को लेके, तो आप हमारी ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते हैं अब्बू। हम अपनी शनाया से प्यार करते हैं और हम उसको कहेंगे। तभी उसकी अम्मी कहती, तुम्हें पता है ना कि धर्म ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तुम अपनी कौम से बगावत करोगी, तुम्हें पता है तुम एक लड़की के लिए अपने अपने अल्लाह के अगेंस्ट जाओगी, तुम अपने अल्लाह से बगावत करोगी एक लड़की के लिए। तो वो कहती हैं, अल्लाह ने जो भी बोला है हम उस चीज़ की कदर करते हैं अम्मी, लेकिन अल्लाह ने जो वक्त उस समय जो लिया था वो कुछ एक रीज़न से लिया है, जिसकी वजह से हम आपको कई बार वो चीज़ बता चुके हैं। अब हम आपको एक ही चीज़ को रिपीट मोड पे नहीं बताना चाहते हैं। आपको समझना है तो समझिए, वरना जो होगा जब हम मरेंगे तो हम अल्लाह के साथ अपने सारे कर्मों का हिसाब भी ले लेंगे, पर जब तक हम जिंदा हैं हम अपनी मोहब्बत को ही हमारी इबादत मानेंगे और हमारा वो धर्म है हम वही निभाएंगे। और इसलिए आप शनाया से दूर रहिए। शायद अम्मी अब्बू हम हमारी गुस्ताखी और इस तरीके से बात करने के लिए हम आपसे बेहद माफ़ी चाहते हैं, बट हम अपनी बेगम से दूर नहीं जा सकते। हमने उनके वालिद से वादा किया था कि हम उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे, और अब वो हमारी जिम्मेदारी है और उसे हम निभाएंगे। हम अपने ससुर जी की बात को समझेंगे। और इस तरीके से वो कह के अपनी शनाया का हाथ पकड़ती हैं, और वहाँ पर खड़े होकर महर एकदम से बोलती है, अभी भी किसी को कुछ कहना है या किसी के पास और कोई डाउट है? मेरी शनाया, मेरी बेगम के सामने अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में भी बात करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ से इन्वेस्टर्स कहते हैं, सॉरी मैम, हम लोग तो कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं बोलना चाहते, हम लोगों की कोई गलती नहीं है। तभी वो बोलती है मिस्टर शेरगिल को, मिस्टर शेरगिल, आपको आपकी कंपनी चाहिए, मैं ये जानती हूँ, पर ईमानदारी से अपना बिजनेस करिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में जबान की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होती है। और आप अगर मिस्टर ओबरॉय को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं तो सोचना भी मत, क्योंकि उनकी बेटी को साथ मैं खड़ी हुई हूँ। आखिर मैं उनकी बहू हूँ, और उनकी बहू अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना जानती है, उनकी बेटी का भी और उनके बिजनेस का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहती है। आइंदा के बाद किसी ने भी शनाया के ऊपर गलत नज़र से देखा तो उसके सामने मैं खड़ी हूँ। अगर मैं अपने कौम से जिहाद कर सकती हूँ तो याद रखिए, मैं शनाया के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ, और मैं कौन हूँ यह आपको पता चल चुका है। फिर यहाँ पर वो अलीशा की तरफ देख के बोलते कि अलीशा चलिए। फिर यहाँ से वो अंदर की तरफ जाती है, शनाया का हाथ पकड़ती है और बहुत अच्छे से अंदर की तरफ लेते हुए जाती हैं। तभी शनाया तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और उसे ये सब चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आ रही रहती है कि आखिर हुआ क्या है, क्या चल रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही है। अंदर चलो। तभी वो लोग कैबिन में जाते हैं। तभी वहाँ से अलीशा बोलती है, महर, आपने शनाया को सच क्यों नहीं बताया कि आप कौन हैं? तो वो कहती हैं कि क्या सच्चाई बतानी थी, मैं जैसी हूँ मैंने उनको सब कुछ बताया है। तो वो कहती हैं कि पर तुम्हारे अगर ये अम्मी अब्बू हैं तो जिसे तुम अपने अम्मी अब्बू मानती हो वो कौन है? तभी महर जो होती है वो उनकी तरफ देख के बोलती है, वो मेरी नैनी हैं। बचपन में जब हम यहाँ पर इंडिया में कुछ समय के लिए रहे थे, हमारा जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप है मेरे पास, और मैं ऑस्ट्रेलिया में की रहने वाली हूँ। मेरे अम्मी अब्बू दुबई के बहुत बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो शिफ्ट हो गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में मेरा जन्म हुआ था और हम ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे। तब हमारी जो अम्मी अब्बू अपने बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते थे, तो वो हमको वक्त नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने हमें
कुछ समय सालों के लिए मतलब हमने अपना जो बचपन है वो यहीं बिताया है, तो कुछ सालों के लिए हमें हमारे नाना नानी के पास भेज दिया। और हम जब अपने नाना नानी के पास रहे, जो यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आपने शायद नाम सुना भी होगा, कुरैशी। तो कहते हैं हाँ हाँ, अलीशा बोलती है मैंने सुना है। बचपन में मेरे डैड हमेशा से मुझे कुरैशी बताते थे कि कुरैशियों का बहुत बड़ा बिजनेस था, पर वो तो पूरे तरीके से बंद हो गया और अब तो वो वैनिश्ड हो गए। तो कहते हैं वैनिश नहीं हुए हैं, उनकी जो जितनी भी चीज़ें थी वो अब मिस्टर खान के नाम से हमारे में ट्रांसफ़र हो गई है। तो कहती हैं अच्छा सॉरी मुझे इस बारे में नहीं पता था, अलीशा कहती है। तो कहती हैं कि हाँ हम कुरैशी की नवाजी हैं, हम उनकी बेटी हैं, हम उनकी पोती हैं, नातन है। तो हम यहाँ पर आए थे और उस समय जो नैनी थी हमारी, मतलब बेबी सिटर्स। तो कहती है अच्छा, तो उन्होंने ही हमें पाला, हमें पोसा और उन्होंने ही हमें बहुत प्यार दिया। तो हमारा कहीं ना कहीं लगाव हो चुका था और हम उन्हें अम्मी अब्बू ही कहते थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हमें प्यार दिया था वो अम्मी और अब्बू का दिया था। उस समय हमें पता ही नहीं था कि हमारे अम्मी और अब्बू है कौन। हम तो सिर्फ 5 साल के बच्चे थे जिन्हें अपने अम्मी अब्बू की तो कहानी थोड़ा सा धुंधली धुंधली सी याद थी। 5-6 साल की उम्र में हम इधर आ चुके थे और तब से हमारे लिए हमारे नाना नानी और हमारी अम्मी, जो अभी जिसके यहाँ हम रह रहे हैं, उनके यहाँ हम रहना स्टार्ट कर दिए थे और वही हमें पालती पोसती थी। फिर कुछ सालों के बाद जब हम बड़े हो गए और हमारी मम्मी पापा का बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से सेटल हो गया, तब हमारे मॉम एंड डैड हमें यहाँ से लेकर चले गए और फिर हमारी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई लिखाई हुई, सब कुछ बिजनेस सेट किया हमने। हमें बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए हमने MBA किया। MBA करने के बाद मैंने अपना IT खुद की इंडस्ट्री सेटअप करी और इस तरीके से मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया और बहुत जल्दी अच्छे मुकाम को भी हासिल कर लिया। हालांकि मुझे पता नहीं था कि हम इतनी कम समय पे इतना अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे, तो हमने मुकाम बहुत अच्छे से हासिल कर लिया। फिर थोड़े दिनों के बाद जब हमें एक खबर आती है, हमारे दोस्त हैं जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो हमारे एक्चुअल में जिन्हें हम अम्मी अब्बू अभी बोलते हैं, हमारी दाई माँ, वो एक्चुअल में जो थे उनका ख्याल रखने के लिए हर बार हम उनके लिए कुछ पैसे, गिफ्ट, इवन चीज़ें, हर चीज़ भेजते थे। तो उनका एक बेटा था जो हमारे लिए हमारा भाई से कम नहीं था, जिसे हम अपना भाईजान मानते थे। तो उन दिनों एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, हमारे भाई की। और जब उनकी डेथ हुई तो अम्मी अब्बू पूरे तरीके से टूट गए थे और जब वो टूट गए तो मुझे ये बात पता चली, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया छोड़ के इंडिया आई और मैंने उनको कहा कि आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलिए, हर एक चीज़ करिए। बट उन्होंने मना कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और वो कहती हैं कि मेरा बेटा मुझसे छिन गया है और कहीं ना कहीं वो टूट गई थी। और अब एक बे औलाद होने पर कितना दर्द होता है वो चीज़ हम समझ चुके थे। तो उस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम थोड़े दिन वहीं रुकेंगे, अम्मी अब्बू का ख्याल रखेंगे और रखेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ समय तक अम्मी अब्बू के साथ रहने लग गए। पर जब हम रहते थे तो उन्हें यही चीज़ लगती थी कि हम उनकी नवाबी, मतलब उनकी बच्चा नहीं है ना, मतलब हम अमीर ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। और इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि हम अपने अम्मी और अब्बू का, जो हमारे रियल अम्मी अब्बू हैं, मिस्टर खान और मिसेस खान, उनसे एक भी पैसा नहीं लेंगे और उनके साथ उनके बच्चों की तरह रहकर डिसाइड करेंगे। तो इसलिए मैं उनसे उनके बच्चों की तरह ही रहना स्टार्ट कर दी थी और इस तरीके से हम रह रहे थे। तभी मुझे पता चलता है कि अम्मी के ऑपरेशन का इशू हो गया है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके ऑपरेशन भी करवा दूंगी, लेकिन वो कहती हैं कि वो मेरा पैसा नहीं लेना चाहती थी,
क्योंकि वो पैसा एक्चुअल में मिस्टर खान और मिसेस खान का ही होता, या फिर मेरी खुद की इंडस्ट्री से आया हुआ पैसा होता। लेकिन वो ये चाहती थी कि अगर उनका बेटा जिंदा होता तो अपनी कमाई करके चीज़ें करता। तो मैंने उनको इन दिनों बस ये चीज़, उनको एक पल भी ऐसा ना लगे कि उनका बच्चा नहीं रहा है और वो बे औलाद हो चुकी हैं, इसलिए मैं उनके साथ उनके तरीके से रहना स्टार्ट कर दिया था। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं इंडिया आई थी। और उस दिन मैं अनजाने में ही सही तुमसे टकरा गई, फिर मिस्टर ओबरॉय से मिलना हुआ और ये सब हो गया। मैं इस कंपनी की डायरेक्टर भी बनना नहीं चाहती थी, बट मिस्टर ओबरॉय ने मुझे फोर्स किया। तो कहती है तो बाद में ही सही शनाया, तुम मुझे बता तो देती कि तुम कौन हो। तो कहती हैं क्या उससे हमारा प्यार बदल जाता। मैं चाहती थी कि तुम किसी इंसान को प्यार करो तो उसके पैसों से नहीं, उसकी क्वालिटीज से प्यार करो। और जब तुमने मुझे मेरी अमीरी गरीबी देखकर पसंद नहीं किया, तभी मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत हो चुकी थी। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था शनाया सिर्फ पैसे देख के करती है, पर महर मैं तो इंसानियत तक नहीं जानती थी। तुमने मुझे इंसानियत करना सिखाया। और सबसे बड़ी बात है, तुमने इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर मेरे साथ इतने स्ट्रगल वाली ज़िंदगी, ऑटो से जाना, जो कारों में घूमने वाली लड़की ऑटो में ट्रैवल कर रही थी, वो सब ज़िंदगी जी। तभी वास्तव कहती है ये ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है। जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ ज़िंदगी आसान हो जाती है। और ये चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, जो आप कहीं ना कहीं कई हद तक समझ चुके हैं। इसलिए आप भी हमारे साथ वो ज़िंदगी जीने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो ये है मेरी सच्चाई। तो कहती है अब आपके अम्मी अब्बू। तो कहते हैं अम्मी अब्बू कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम प्यार करते हैं एक दूसरे से वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और ये लड़ाई तो हमारी कब से चल रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि जिस इंसान का आप हाथ थाम रही हैं उसके कई दुश्मन हैं, और आपको भी कई लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो अलीशा वहाँ से कहती हाँ शनाया लड़ लेगी, जब इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है उसके पास तो लड़ लेगी। तभी वो अलीशा की तरफ देख के बोलती आपको हमारी असलियत के बारे में कैसे पता चला। तो कहते अरे मुझे उस वक्त आप आई थी ना कल शनाया को समझाने के लिए कि तभी मैंने आपकी एक फ़ोटो खींच ली थी और मैंने अपने फ्रेंड को भेजा। तो उसने मुझे कहा कि दुबई की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हैं और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में ये हमारी क्लाइंट है, ये हमारी क्लाइंट है और इन्हीं का ही हम प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करते हैं और ये हमारी ओनर है। तब उसने मुझे सब कुछ बताया। तो मैं भागते हुए यही बताने आई थी, पर मैं इससे पहले बता सकती कि ये सब हो चुका है। तो कहती है कोई बात नहीं। महर बोलती है, तभी शनाया उठती है और महर स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होती जा रही है, तो मुझे इस स्टोरी को यहीं पर रोकने की ज़रूरत है और नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं आपको इसके आगे का कंटिन्यू बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस स्टोरी विद द ऑल ऑफ गाइज। एंड जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार ये सब चीज़ें पसंद है, प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए।